दोस्तों फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के मामले में दुनिया में सबसे आगे है अमेरिका। पूरा दुनिया जहां पे आज फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर काम कर रहा है, तो वहीं पे आज से करीब करीब 2 दशक पहले ही अमेरिका की तरफ से F-22 एयरक्राफ्टों के रूप में अपना पहला फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को तैयार किया गया था। हालांकि दोस्तों F-22 के बाद F-35 एयरक्राफ्टों को भी अमेरिका की तरफ से निर्माण किया गया है, जो एक मल्टी रोल फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये आर्मी नेवी दोनों ही बेड़े में इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के डोमिनेंस को कम करने के लिए रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 के रूप में फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट तो किया गया है, लेकिन दोस्तों अभी भी ये एयरक्राफ्ट अमेरिकी एयरक्राफ्टों को टक्कर देने में पीछे है। पर दोस्तों अब सुखोई कॉर्पोरेशन के द्वारा अमेरिकी F-35 कैरियर बेस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के भी एक कैरियर बेस वर्जन तैयार करने का बात कहा जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के बेस पे जो एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है उसके ही बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रशिया में जो आर्मी 2022 इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम का आयोजन हुआ है, वहां पे यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो कि स्टेट ओन रोस्टेक कॉर्पोरेशन का ही हिस्सा है, उसके सीईओ यूरिस लोसर के तरफ से मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए रशिया के नया मैरीटाइम डॉक्ट्रिन का खुलासा किया गया। और दोस्तों इसे कटिंग एज एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। और दोस्तों इस डॉक्ट्रिन का मेन हिस्सा है एयरक्राफ्ट कैरियरों के डेवलपमेंट के साथ साथ फिफ्थ जनरेशन के कैरियर बेस्ड नेवल एयरक्राफ्ट और अनमैन एरियल व्हीकल या फिर कहे तो स्ट्राइक ड्रोनों का डेवलपमेंट। हालांकि दोस्तों उनके तरफ से जानकारी ये भी दिया गया है कि इस डॉक्ट्रिन के तहत ग्राउंड वर्क का काम शुरू हो चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक सुखोई Su-57 के बेस पे रशियन नेवी के लिए या फिर कहे तो नेवल एविएशन के लिए एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों कई सारे अन्य एक्सपर्टों का मानना है कि रशिया के ये जो नया नेवल डॉक्ट्रिन है या फिर कहे तो इस डॉक्ट्रिन के तहत जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंट बनाने का बात कहा जा रहा है, ये कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों को काउंटर करने का एक रशिया का प्लान है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है इसके टोटल 3 वेरिएंट है, जिनमें F-35A असल में एयरफोर्स के कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वेरिएंट है, तो वहीं पे F-35B असल में एक शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वेरिएंट है, तो वहीं पे F-35C एक नेवल कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का वेरिएंट है। अमेरिकी नेवी के द्वारा और मरीन के द्वारा F-35B का जहां पे इस्तेमाल किया जाता है, तो F-35C केवल मात्र अमेरिकी नेवी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों F-35C के रूप में अमेरिका की तरफ से पहला लो ऑब्जर्वेबल या फिर कहे तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय करने का काम किया गया। और इन एयरक्राफ्टों को अब अमेरिका अपने बेड़े में बड़े मात्रा में इंट्रोड्यूस भी कर रहा है, जो एक तरीके से समुद्र के सरहद के थ्रू भी दुश्मन के एरिया के अंदर घुसपैठ कर सकता है और साथ ही साथ अपने आप को छुपाते हुए दुश्मन के एरिया के अंदर जाके हमला भी कर सकता है। हालांकि रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को भी अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे एयरक्राफ्टों के काउंटर के रूप में डेवलप किया गया है। और सुखोई ब्यूरो का कहना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये भी एक लो ऑब्जर्वेबल मतलब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जिसमें कई तरीके के फीचर होने के साथ साथ ये एरियल, टेरिटोरियल और मैरीटाइम टारगेटों को निशाना बना सकता है। और एयरक्राफ्ट में काफी बड़े मात्रा में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का ये भी दावा है कि सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को अब तक के सबसे ताकतवर रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों से लैस किया गया है और एयरक्राफ्ट में ऑन बोर्ड एक बेहतरीन कंप्यूटर के साथ साथ संपूर्ण एयरक्राफ्ट के चारों तरफ रडारों को भी इक्विप्ड किया गया है। हालांकि दोस्तों रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों को लेकर चाहे जितना दावे किया जाए, लेकिन एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी या फिर कहे तो अब तक जितने एयरक्राफ्टों को रशिया की तरफ से अपने बेड़े में शामिल करना संभव हो पाया है, वही एयरक्राफ्टों के सफलता के ऊपर सवाल बना रहा है। एक तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका दशकों पहले अपने बेड़े में 200 के आसपास F-22 एयरक्राफ्टों को शामिल करके इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करना जहां पे बंद कर दिया, तो वहीं पे F-35 एयरक्राफ्टों के संख्या को देखे तो ये कई सौ में गिना जाता है और अमेरिका केवल मात्र अपने बेड़े में कई सौ के संख्या में F-35 एयरक्राफ्टों को शामिल नहीं किया है, बल्कि अपने एलाई देशों को भी इन एयरक्राफ्टों से इक्विप्ड कर रहा है। तो वहीं पे सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को देखे तो रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में इन एयरक्राफ्टों को जहां पे रशियन बेड़े में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वहीं पे अब तक रशियन बेड़े में 6 ऐसे एयरक्राफ्टों को शामिल करना संभव हो पाया। तो वहीं पे रिपोर्टों के मुताबिक साल 2024 तक इन एयरक्राफ्टों की संख्या 22 तक ही बढ़ाना संभव हो पाएगा और साल 2028 तक ही पहले बैच के अंतर्गत ऑर्डर किया गया 76 एयरक्राफ्टों को रशिया अपने बेड़े में शामिल कर सकेगा। हालांकि दोस्तों रशिया का दावा यह है कि फिलहाल सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को कई तरीके के टेस्ट से गुजारा जा रहा है और जिन एयरक्राफ्टों को रशिया अपने बेड़े में शामिल कर रहा है वो असल में इसके बेस वेरिएंट है और इसके एक अपग्रेडेड और ताकतवर वेरिएंट को साल 2024 से शामिल किया जाएगा। इस वजह से एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट इतना कम है। पर एयरक्राफ्टों को लेकर जो रशियन नेवी के फ्यूचर प्लान का जिक्र किया जा रहा है, संभावित
संभावित इसमें रशिया की तरफ से कोई बड़ा बदलाव किया जाए और एक तरीके से अगर रशिया इन एयरक्राफ्टों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय कर सकता है तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अब तक केवल मात्र अमेरिका के द्वारा ही 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर डिप्लॉय करने में सफलता मिला है। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ सवाल ये भी बना हुआ है कि रशिया अगर कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर भी लेता है तो इन एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय कहां पे करेगा। फिलहाल रशिया के बेड़े को अगर देखा जाए तो यहाँ पे एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो भी ज्यादातर समय रिफिट और मेंटेनेंस के लिए ही यार्ड में रहता है। कुछ सालों से ये एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में देखा नहीं गया है और रिपोर्ट के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल मेंटेनेंस से गुजर रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर को फिर से ऑपरेशनल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस के काम में रशिया को कई तरीके के दिक्कत भी आ रहा है। हालांकि दोस्तों रशिया के अगर फ्यूचर प्लान को देखा जाए तो रशिया कुछ तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी निर्माण करने का इरादा रखता है, जिनमें बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर से शुरू करके मध्यम वर्ग के एयरक्राफ्ट कैरियर तक शामिल है। दोस्तों देखा जाए तो रशिया की तरफ से एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी काम सोवियत जमाने में शुरू किया गया था, लेकिन इसे भी रशिया की तरफ से सफल करना संभव नहीं हो पाया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो रशिया के ये एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर डिकमीशन हो जाने के बाद रशिया बिना एयरक्राफ्ट कैरियर के रह जाएगा। ऐसे में कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का बात अगर रशिया की तरफ से किया जा रहा है वो भी 5th जनरेशन के बेस पे, तो ऑब्वियसली रशिया के प्लान में कोई ना कोई बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर भी है और संभावित ये श्रॉम क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ साल पहले रशिया के श्रॉम क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के डेवलपमेंट का जिक्र किया गया था, जिसे कि प्रोजेक्ट 23000E नाम दिया गया। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है रिपोर्ट के मुताबिक ये 90,000 टन से लेके 1 लाख टन तक भारी होगा और लंबाई में ये करीबन 330 मीटर तक होगा और चौड़ाई में 40 मीटर तक होगा। हालांकि जब इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट को पब्लिक किया गया था तब एयरक्राफ्ट कैरियर के जो मॉडल है उसके ऊपर सुखोई Su-57 जैसे दिखने वाले एयरक्राफ्ट को भी मॉडल के रूप में एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर दिखाया गया था और इसी बात की वजह से अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद रशिया श्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करे। हालांकि दोस्तों ये वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका डिजाइन रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया अगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट को पहले के मुताबिक आगे बढ़ा रहा है तो शायद ये साल 2025 से 30 के अंदर कभी भी समुद्र में तैर सकता है। हालांकि दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर कई तरीके के सवाल इसीलिए भी बना हुआ है क्योंकि अब तक ये साफ नहीं हो सका कि रशिया इस एयरक्राफ्ट कैरियर को न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बनाएगा या फिर कन्वेंशनल बनाएगा। पर रशिया की तरफ से भारत को कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में ही इसे ऑफर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट कैरियर 25 से 30 नॉट मतलब 46 से लेकर 56 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जहां पे ट्रैवल कर सकेगा, तो वहीं पे इसमें मल्टी फंक्शनल फेज एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी तैनात किया जाएगा। इसमें 4 एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च सिस्टमों को भी लगाने का बात कहा गया था और इसमें S-400 और S-500 जैसे सिस्टमों को भी डिप्लॉय करने का बात कहा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये कम से कम 100 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सके, जिनमें सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंट से शुरू करके MiG-29K जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल हो। दूसरी तरफ दोस्तों अगर सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये असल में एक ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका फर्स्ट फ्लाइट आज से करीब 12 साल पहले मतलब 29 जनवरी 2010 में हुआ था। 25 दिसंबर 2020 में इसे रशियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया था। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के जो वेरिएंट रशिया की तरफ से निर्माण किया गया है वो एक क्रू वाले वेरिएंट है, मतलब एक ही पायलट के द्वारा ऑपरेट हो सकता है। आकार में ये काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है और इस वजह से भी एक तरीके के संदेह बना हुआ है कि कैसे रशिया इस तरीके के एयरक्राफ्ट को अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर तैनात करने के लिए तैयार होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसके जो आकार है ये करीबन 20.1 मीटर मतलब 65 फीट 11 इंच है, जबकि इसका विंग स्पैन करीबन 14.1 मीटर मतलब 46 फीट 3 इंच है। इसका हाइट करीबन 4.6 मीटर मतलब 15 फीट 1 इंच है, जबकि इसका विंग एरिया 78.8 मीटर स्क्वायर मतलब 848 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्ट के एमटी वेट करीबन 18,000 किलोग्राम और ग्रॉस वेट करीबन 25,000 किलोग्राम, तो वही पे इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 35,000 किलोग्राम है। इसके फ्यूल कैपेसिटी करीबन 10,300 किलोग्राम है और इसमें फिलहाल सैटर्न AL41F1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीबन 88.3 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 142.2 से लेकर 147.1 किलोन्यूटन है। हालांकि इसमें रशिया की तरफ से इजरायलिया 30 इंजनों का इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है जो करीबन 170 किलोन्यूटन तक आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये हाई ऑल्टीट्यूड में माक 2 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जबकि लो ऑल्टीट्यूड में माक 1.3 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है और उसका सुपर क्रूजर रफ्तार करीब माक 1.3 है। एयरक्राफ्ट का रेंज 3,500 किलोमीटर बताया जाता है, जबकि ड्रॉप टैंक के सहारे ये 4,500 किलोमीटर के रेंज तक उड़ान भर सकता है। इसके सुपरसोनिक रेंज भी करीबन 1500 किलोमीटर है, जबकि एयरक्राफ्ट अधिकतम 20 किलोमीटर की ऊंचाई में जा सकता है और इसके जी लिमिट +9G तक है। एयरक्राफ्ट में हथियार के रूप में एक 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसमें 12 हार्ड पॉइंट है, मतलब 6 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट। इसके सहारे एयरक्राफ्ट R-77M, R-74M2, इजरायलिया 810 जैसे एयर टू एयर मिसाइल, KH-38M, KH-59 MK2 जैसे एयर टू सरफेस मिसाइल, KH-35U
AU केज 31 जैसे एंटी शिप मिसाइल और केज 58 USH के जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइलों को कैरी कर सकता है, जबकि इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट 250, 500, 1500 किलोग्राम के गाइडेड अनगाइडेड बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है। एवियोनिक्स के रूप में इसमें मल्टीफंक्शनल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कई तरीके के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरर रडार और एक्स बैंड के अलग अलग रडार है। इसमें IFF सिस्टम भी है और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम भी है। एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, लेजर डेजिग्नेटर इंफ्रारेड काउंटर मेजर, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, अल्ट्रावायलेट मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, टारगेटिंग पॉड, थर्मल इमेजिंग और लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड नाइट कैपेबिलिटी लैंडिंग वाले सिस्टमों का भी इस्तेमाल किया गया है। कुल मिला के जितने सिस्टमों का इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है वो तो इन एयरक्राफ्टों को एक तरीके से बेहतरीन बनाता है, लेकिन एयरक्राफ्टों के जो स्टेल्थ फीचर है इसमें अभी भी काम करना बाकी है, खास करके एयरक्राफ्टों के इंजन को लेके। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्ट के आकार इन एयरक्राफ्टों को नेवल वेरिएंट में कन्वर्ट करने में एक बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर हमेशा से ही छोटे आकार के एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया जाता है ताकि ये बेहतरीन ढंग से टेक ऑफ कर सके और लंबे दूरी तक काम में आ सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।